हेलो डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक, ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। Basically, graphite is the allotropic form of carbon. There are three allotropic forms of carbon: diamond, graphite, and buckyballs. So, graphite is one of them. Okay. Basically, the word graphite is derived from Greek word ग्राफीन्स और ग्रेपीन। ये ग्रीक वर्ड है ग्रेफीन, विच मीन्स टू राइट, जिसका माना है लिखना। सो द वर्ड ग्रेफाइट मीन्स टू राइट। ठीक है, ग्रेफाइट का माना है लिखाई। पेंसिल आप ले सकते हैं, जो पेंसिल है हम उस पर लिखाई करते हैं तो वह भी एक ग्रेफाइट है। अब ड्राई सेल के अंदर जो रॉड होता है ब्लैक, वो भी ग्रेफाइट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि ग्रेफाइट इज कॉमनली कॉल्ड ब्लैक लेड। इसको ब्लैक लेड भी कहते हैं, काला कलर होता है इसका। एंड एग्जाम्पल इज द राइटिंग पेंसिल। वो पेंसिल जिस पर हम राइटिंग करते हैं वो भी ग्रेफाइट का बना है। इट इज द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। हाउ इट इज फॉर्म्ड? सो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की फॉर्मेशन कैसी होती है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जमीन के अंदर जब प्लांट्स की बरियल होती है, दफन होती है, उसकी बॉडीज की डिकम्पोजिशन होती है, तोड़ फोड़ होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स या सदियां गुजर जाते हैं, तो उनसे ये बनते हैं। तो असल में ग्रेफाइट है या कोल का एक किस्म है। ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। चूंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रोप है तो कार्बन एटम से ये बना होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। पहले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है? 2। दूसरे में 4। ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि हर कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चारों में से 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करते हैं? शेयर करते हैं, और बाकी चौथा इलेक्ट्रॉन वो फ्री रह जाता है। यहां पर देखिए, ये कार्बन है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और एक इधर। रेड कलर वाला बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं देता। इस कार्बन के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3 4 ऊपर साइड पे। ये कार्बन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसकी भी 4 इलेक्ट्रॉन है। सारे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप काउंट कर सकते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, एक इधर और एक इधर, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाई। ये कार्बन एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह ये वाला। हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब आप एक कार्बन की मिसाल ले ले, ये कार्बन ले ले, ये वाला, ये इस कार्बन से अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। तो 3 बॉन्ड इन्होंने बनाए हैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर भी होता है ग्रेफाइट, क्योंकि वो मूवमेंट करता है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होती है। सो स्ट्रक्चर में ऐसा है कि ईच कार्बन इज फर्दर अटैच्ड और बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम एंड द 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अब ये जो शेप बनाता है वो हेक्सागोनल बनाता है। यही हेक्सागोनल शेप है हमारे पास। ये हेक्सागोनल शेप ये होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। ये हेक्सागोनल, तो इस तरह के ये हेक्सागोन बनाते हैं। ये सर्कल हमें कार्बन एटम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हेक्सागोन नहीं, दूसरा तीसरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये लेयर्स शक्ल में भी होते हैं। ये एक लेयर है, ये दूसरा है, फिर तीसरा है। एक लेयर और दूसरे के दरमियान थोड़ा सा फासला भी होता है। ठीक है।
तो अब ऐसा है कि हर कार्बन के साथ ये रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन वो तो मौजूद है, बॉन्डिंग में उसने हिस्सा नहीं लिया है। तो ये कार्बन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाता है और ये मूवमेंट करता है, तो इसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। लेकिन इस डायरेक्शन में इससे करंट गुजर सकता है, लेकिन इसी डायरेक्शन में ये बेड कंडक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांट जंप फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, एक लेयर से दूसरी लेयर तक वो जंप नहीं लगा सकता। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, नॉन बॉन्डेड होता है। ठीक है, इट फॉर्म अ हेक्सागोनल शेप, ओवरऑल शेप इसका होता है हेक्सागोनल, या इस लेयर्स में भी मौजूद है। ग्रेफाइट फॉर्म 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर्स, ये 2 सिम्मती लेयर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दोनों सिम्मत में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और लेयर्स की शक्ल में होते हैं। ये लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, अब आते हैं यूजेस की तरफ, इंपॉर्टेंस की तरफ के ग्रेफाइट की अहमियत क्या है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी आइटम्स, आइटम्स चीजों को कहते हैं, नमूनों को कहते हैं, सच एज कार्बन रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स। अब रिफ्रैक्टरी किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टरी, ये रिफ्रैक्टरी यहां पर इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी। असल में रिफ्रैक्टरी वो चीजें होती है which can withstand a high temperature without melting and breaking, वो चीज जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, न खुद मेल्ट होता है, पिघलता है, और न उसमें ब्रेकिंग होता है, न वो टूटता है, उसी चीज को रिफ्रैक्टरी कहते हैं। भट्टी हम इसको कहते हैं। जैसा कि अगर हम तंदूर में आग जलाते हैं तो वो तो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, न टूटता है और न पिघलता है। तो इस तरह रिफ्रैक्टरीज ये चीजें हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एनोड, एनोड पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये मौजूद है, तो इसमें ये बतौर एनोड इस्तेमाल होता है। इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा इज एनोड यूज्ड इन मेकिंग मॉडरेटर रॉड्स, इससे मॉडरेटर रॉड्स बनते हैं, रॉड्स ऐसी रॉड्स बनते हैं। एंड रिफ्लेक्टर कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और न्यूक्लियर रिएक्टर में बतौर रिफ्लेक्टर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स अज्जाए इस बतौर रिफ्लेक्टर कंपोनेंट भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब आती है मॉडरेटर रॉड्स, वो रॉड जो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, न बढ़ाने देते हैं, जब ज्यादा बढ़ता है तो वो मॉडरेट करता है। बहरहाल इट स्लोज डाउन फास्ट न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, न्यूट्रॉन निकलते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसको स्लो डाउन के लिए, स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन के लिए वहां पर इनके रॉड्स लगे होते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है दे रिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन बैक, ये न्यूट्रॉन को दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं। जब इससे टकराते हैं तो ये दोबारा वो मुनकिस करते हैं, बाउंस बैक करते हैं टू द कोर न्यूक्लियस की तरफ, टू मेंटेन चेन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होती है, तो उसको मेंटेन बरकरार रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एज अ रिफ्लेक्टर कंपोनेंट जो है ये ग्रेफाइट है, इससे एक रॉड बना है, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। इसके अलावा दोबारा रिफ्लेक्ट करता है न्यूक्लियस की तरफ, और चेन रिएक्शन बाकायदगी से चलता रहता है। इट इज यूज्ड अनदर वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, और बिजली के जो मोटर होते हैं उसके बनाने के लिए। अब ये क्या है कार्बन ब्रशेस, दीज आर रॉड्स टू ट्रांसमिट करंट, टू ट्रांसमिट करंट, ये रॉड्स होती है, रॉड्स होती है
और करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड दीज आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जिसमें हम कुएं से पानी बाहर निकालते हैं या लो लेवल से हाई लेवल तक पानी को ले जाने के लिए भी मोटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं और की तरफ। इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियर्स का क्या काम है? डिजाइनिंग है, मुख्तलिफ डिजाइनिंग बनाते हैं। फॉर मेकिंग थ्रस्ट एंड जनरल बियरिंग्स, पिस्टन रिंग्स, वॉल्स एटसेट्रा। अब थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट असल में यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, इट इज अ स्पेशल बियरिंग। ये स्पेशल बियरिंग होता है, राउंड चीज होती है, टू सपोर्ट, ताकि मदद करे एक्सियल फोर्सेस इन मशीन्स। ये मशीन में जो एक्सियल फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कार्बन से उसके थ्रस्ट या उसकी बियरिंग्स बनाई जाते हैं। इसके अलावा जनरल बियरिंग्स, ये असल में बियरिंग क्या होता है? ये इस तरह एक राउंड सी चीज होती है। जनरल बियरिंग्स, आम बियरिंग, पार्ट reduces friction. It is a part of machine which reduces friction. अगर हम ये इस तरह बनाए तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये रगड़ ज्यादा पैदा करेगा, फ्रिक्शन इसका ज्यादा होता है, तो ये राउंड होते हैं। जिसका सरफेस एरिया, थोड़ा सा एरिया कांटेक्ट पे आ जाता है दूसरी चीज के साथ, तो ये फ्रिक्शन, रगड़ को कम करने के लिए स्पेशल बियरिंग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन बटन को कहते हैं रिंग्स। तो ये तो आप जानते हैं कि ये रिंग्स होते हैं इस तरह, और ये पिस्टन की नीचे हम रखते हैं, फिर इसको टाइट करते हैं ताकि ये ईयर टाइट हो, मजबूती से ये काम कर सके, न ईयर अंदर दाखिल हो सके, न बाहर निकल सके। तो टाइटनेस के लिए ये रिंग्स इस्तेमाल होती है। सीलिंग के लिए, सीलिंग बंद करने के लिए। अब वॉल्स तो आप जानते हैं कि वॉल्स वो एरिया होता है जो कंट्रोल करता है गैस और लिक्विड फ्लो को। 20 आप उसका एग्जांपल लेते हैं कि ये भी एक वॉल है, गैस का भी एक वॉल है, जिससे हम स्लो गैस चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं, तो ये भी एक वॉल है। इस तरह आयरन में इस्त्री जिसे हम कहते हैं, उसमें कि में वॉल होता है। जब इस्त्री ज्यादा गर्म होती है तो वॉल हम लेफ्ट की तरफ लाते हैं, जब गर्माइश ज्यादा दरकार होती है तो राइट की तरफ ले जाते हैं। इस तरह अगर 20 हम थोड़ा सा खोलते हैं तो पानी कम आता है, उसका बहाव हम कंट्रोल करते हैं। अगर ज्यादा पानी चाहिए तो और भी खोलते हैं उस वाल को। तो वाल इज द एरिया विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, एनी वन लिक्विड, एनी वन गैस, इसको वाल कहते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, चकनाईदार चीज, वो चीज जो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को के ऊपर लगाई जाती है, और उसके दरमियान जो दो मूविंग पार्ट्स है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट एक और है, परस्पर ये है, ये एक दूसरे के साथ, ये भी मूविंग पार्ट है, ये भी मूविंग पार्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं। इसका थोड़ा सा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है तो ये कम होता है, डिक्रीज होता है इसका सरफेस। तो इस आयल, इस पर हम आयल लगाते हैं, पेंट लगाते हैं या मोम लगाते हैं ताकि इसके दरमियान फ्रिक्शन कम हो और हीट लॉस कम हो। तो ये बतौर चकनाईदार चीज इस्तेमाल करती है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के लिए, जो फ्रिक्शन या रगड़ को कम करने के लिए मददगार है। फॉर मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स, ये भी ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स, ब्लैक पेंट के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, एंड पेंसिल जिस पर हम लिखाई करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, ग्रेफाइट क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर, इसके बाद उसकी इस्तेमालात के कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।